वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2013 में आई मूवी द पर्ज सीरीज के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है ईथन हॉक। मूवी की शुरुआत में हमें काफी सारे सीन दिखाए जाते हैं जिसमें कुछ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो भी खुलेआम। असल में ये सीन पर्ज का है, जहाँ लोग खुलेआम चोरी, लूटपाट, मर्डर और रेप जैसे क्राइम्स कर सकते हैं और तो और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि 2014 में एक नियम लागू हुआ था जिसके तहत साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पूरे 12 घंटों के लिए अमेरिका में क्राइम को लीगलाइज कर दिया जाता है। इसके बाद हमें जेम्स नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक कामयाब सेल्समैन है। जेम्स एक होम सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता है, जिसके सिक्योरिटी सिस्टम को बेच के जेम्स काफी अमीर हो गया है, क्योंकि पर्ज वाले दिन घरों को सेफ रखने के लिए एक अच्छे सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत होती है। तो जेम्स घर लौटते वक्त देखता है कि सभी लोग अपने घर के बाहर ब्लू फ्लावर रख रहे हैं, यानी ये सभी लोग पर्ज के सपोर्टर हैं। और यही हाल जेम्स का भी है। आखिर जेम्स की कंपनी पर्ज की वजह से ही तो चलती है। अब बात आती है कि आखिर पर्ज है क्या। 2014 में यूएस की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज कोलैप्स कर गई थी, तो थर्ड पार्टी को राइज करने का मौका मिल गया, जिसका नाम न्यू फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका है, जिसका लीडर यूएस का प्रेसिडेंट है। तो यूएस में चल रही क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए उसने और उसके सपोर्टर्स ने मिलकर एक लॉ बनाया जिसका नाम द पर्ज है। यानी इस लॉ के हिसाब से साल में एक नाइट यानी पूरे 12 घंटों के लिए सभी क्राइम्स को लीगलाइज कर दिया जाता है। मतलब चोरी, लूटपाट, मर्डर, रेप जो भी इस रात को किया जाता है, ये सब करने वालों पे कोई भी चार्जर लगाए नहीं जाते। तो लोग इस रात को अपने अंदर के शैतान को खुला छोड़ देते हैं। अब इस लॉ को चालू हुए 8 साल हो चुके हैं, यानी 2020 तक पर्ज की वजह से अमेरिका क्राइम फ्री हो चुका है, क्योंकि सभी लोग अपने अंदर की बुराई को पर्ज वाले दिन को खाली कर लेते हैं। वहीं जब जेम्स अपने घर जा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि आज भी पर्ज की नाइट है, यानी आज रात खूब मारकाट होने वाली है। तो सभी लोग अपने घरों को रीइंफोर्स कर रहे हैं। जल्द ही जेम्स अपने घर पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि जेम्स की एक सुंदर बीवी है जिसका नाम मैरी है। तो मैरी जेम्स को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारी बेटी जोई काफी बड़ी हो गई है, क्योंकि आजकल वो अपने बॉयफ्रेंड हेनरी को घर पे बुलाने लगी है। तो ये जानकर जेम्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं जोई अपने रूम में हेनरी के साथ खुशियां बांट रही थी। तो जब इन्हें एहसास होता है कि जेम्स घर लौट आया है, तो हेनरी विंडो से बाहर जाने लगता है। तो ये देखते ही उनका पड़ोसी अपने वेपन को शार्प करने लगता है। जरूर आज रात वो किसी को काटने वाला है। अब ये खुश नसीब कौन होने वाला है उसका आगे पता चलेगा। वहीं जब मैरी घर के बाहर ब्लू फ्लावर्स लगाने जाती है तो उससे मिलने ग्रेस नाम की लेडी आ जाती है, जो मैरी को बताती है कि हम एक हाई क्लास कम्युनिटी में रहते हैं जिसके हर घर में जो सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं उन्हें तुम्हारे पति जेम्स ने ही बेचा है। और तो और ऐसे रूमर्स भी हैं कि तुम्हारे घर में जो स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है उसकी फंडिंग कुछ वेल्दी नेबर्स ने की है। ऑब्वियसली ये लेडी मैरी और उसकी फैमिली की कंडीशन को देख के काफी जेलस है, जिसकी वजह से वो खुद ही रूमर्स फैला रही है। इसके बाद मैरी घर में चली जाती है, क्योंकि पर्ज के लिए लॉकडाउन चालू होने वाला है। पर अंदर जाने से पहले उसे एक क्रीपी सा टॉय डरा देता है, जो कि असल में मैरी के बेटी चार्ली का रोबोट है। और ये चार्ली इतना बड़ा होके भी टॉय से खेलता है। इसके बाद जल्द ही रात हो जाती है, जहां घर में जेम्स की फैमिली डिनर करने लगती है, जहां सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगते हैं कि आज उनका दिन कैसा रहा। तो जेम्स बताता है कि इस साल उसकी डिवीजन ने सबसे ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम बेचे हैं, जिसके लिए उसे अवार्ड मिलने वाला है। और फिर जल्द ही इनका हंसी खुशी डिनर पूरा हो जाता है। इसके बाद जेम्स अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देता है, साथ ही सीसीटीवी कैमरेज को भी। तो जेम्स नोटिस करता है कि कई लोग रोड पे घूम रहे हैं। जरूर ये लोग हंटर्स हैं जो अपने शिकार की तलाश में निकल चुके हैं। तो जेम्स की फैमिली एक रूम में इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद जेम्स सेकंड सिस्टम को चालू कर देता है, जिससे उसके घर के सभी एग्जिट रीइंफोर्स्ड मेटल डोर से बंद हो जाते हैं। यानी अब किसी भी तरह से घर में इंटर नहीं किया जा सकता। पर एज अ इंश्योरेंस जेम्स एक गन भी ले लेता है, जिससे वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला है। इसके बाद जेम्स की फैमिली बैठ के टीवी देखने लगती है, जिसमें पर्ज की अनाउंसमेंट होने लगती है। और फिर इसके बाद जोरदार सायरन के साथ इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चालू हो जाता है, जिसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि पर्ज चालू हो चुका है, जिसे यूएस गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है। और फिर हमें कुछ स्पेशल कंडीशन दिखाई जाती हैं कि पर्ज में क्लास 4 से ऊपर लेवल वाले वेपन्स स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। साथ ही गवर्नमेंट के लेवल 10 ऑफिशियल्स को पर्ज से इम्यूनिटी प्रदान की गई है, यानी इन ऑफिशियल्स पे पर्ज के लॉ लागू नहीं होते। इन्हें हार्म करने पे सभी क्राइम्स को इलीगल करार कर दिया जाएगा। एंड लास्टली कल सुबह 7 बजे तक सभी पुलिस, फायर और मेडिकल सर्विसेज बंद रहेंगी।
इसके बाद फिर से जोरदार अलार्म बजने लगता है, यानी ईयर की सबसे बुरी रात चालू हो चुकी है। तो जेम्स अपने बच्चों को इंकरेज करते हुए बोलता है कि डरो मत बच्चों, हम घर के अंदर सेफ हैं। पर जोई न जाने क्यों मुंह फुला के अपने रूम में चली जाती है और यही हाल चार्ली का भी था। बच्चों को पता है कि आज हजारों लोग मारे जाने वाले हैं, तो वो लोग काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वहीं जब जोई अपने रूम पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड हेनरी यहाँ पे छुपा हुआ है, यानी हेनरी सिक्योरिटी सिस्टम के ऑन होने से पहले ही घर में घुस आया था। तो उसे देखकर जोई काफी डर जाती है। तो हेनरी जोई को शांत कराते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे पिता से हमारे रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। हेनरी को लगता है कि पर्च के दौरान जेम्स उसे घर से बाहर नहीं निकालेगा, तो वो पूरी रात में जेम्स को कन्विंस करने की कोशिश करने वाला है। वहीं चार्ली अपने रूम में बैठा हुआ है, जहाँ से वो अपने रोबोट को कंट्रोल करके पूरे घर में नजर रखने लगता है। तो चार्ली अपने रोबोट को जेम्स के स्टडी रूम भेज देता है, जहाँ से वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। तो चार्ली को पता चलता है कि एक आदमी किसी से बचकर भाग रहा है और अब वो जेम्स के घर के पास आके खड़ा हो गया है। तो उसे देखकर चार्ली अलर्ट हो जाता है और वो जल्दी से सिस्टम वाले रूम जाके ऑडियो सिस्टम ऑन कर देता है। तो वो सुनता है कि बाहर खड़ा आदमी हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। तो काफी देर हेजिटेट करने के बाद चार्ली मेटल डोर को डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि चार्ली उस स्ट्रेंजर को अंदर ला सके। जल्दी चार्ली उस आदमी को घर में घुसा लेता है, मगर तभी यहाँ पे जेम्स और मैरी भी आ जाते हैं, जो ये देखकर काफी घबराए हुए हैं कि चार्ली ने किसी अनजान आदमी को घर में घुसा लिया है। तो जेम्स अपनी गन निकाल के उस आदमी को मारने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी हेनरी यहाँ पे आके जेम्स पे गोलियां चलाने लगता है, जिसके जवाब में जेम्स भी हेनरी पे कई गोलियां चला देता है। मगर इतनी देर में वो स्ट्रेंजर घर में कहीं छुप गया था। तो जेम्स मैरी और चार्ली को लेके एक रूम में छुप जाता है, जहाँ वो मैरी से कहता है कि यहीं छुपे रहना, मैं जोई की सिचुएशन चेक करके आता हूँ। और फिर जेम्स जोई के रूम चला जाता है, जहां उसे हेनरी की डेड बॉडी मिलती है। पर यहाँ पे जोई का कोई भी अता पता नहीं था, साथ ही उस स्ट्रेंजर का भी। तो वो जोई को ढूंढने निकल जाता है, इस बात से बेखबर कि घर के बाहर काफी सारे हंटर्स इकट्ठा होने लगे हैं, जो ऑब्वियसली उस स्ट्रेंजर का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। इसके बाद मैरी जेम्स को सिक्योरिटी रूम में ले आती है और दिखाती है कि कुछ लोगों ने उनके घर को घेर रखा है। तो ये सब देखकर जेम्स काफी सीरियस हो जाता है। पर तभी हंटर्स का लीडर कैमरा के सामने आकर बोलता है कि जेम्स, हम तुम्हें जानते हैं, तुम पर्ज के सपोर्टर हो और इस वजह से हम तुम्हारी फैमिली को हर्ट करना नहीं चाहते, पर तुम्हारे घर में हमारा शिकार घुस आया है। तो अच्छे नागरिक की तरह तुम लोग हमें हमारे शिकार को लौटा दो, जिसे हम मार के चुपचाप यहाँ से लौट जाएंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम फोर्सफुली घर में घुस के तुम सभी को मार देंगे। तो ये सुनकर जेम्स की फैमिली काफी डर जाती है। तो मैरी पूछती है कि क्या हमारा सिस्टम इन ठग्स को रोक सकता है। तो जेम्स कन्फेस करता है कि ये सिक्योरिटी सिस्टम इतना भी मजबूत नहीं है, बाहर मौजूद लोग चाहें तो वो दीवारों को तोड़ के अंदर आ सकते हैं। तो ये सब सुन के मैरी हद से ज्यादा घबरा जाती है। तो जेम्स उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि डरो मत, मैं उस स्ट्रेंजर को ढूंढ के घर से बाहर निकाल दूंगा, जिससे बैड गाइज अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाएंगे। तो ये सुन के चार्ली बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर तभी बैड गाइज घर की लाइट काट देते हैं। तो जेम्स अपनी टॉर्च लेके अपनी खोजबीन चालू कर देता है। वहीं चार्ली ठगसी हरकतों को देख के काफी टेंशन लेने लगता है। तो उसे एक आइडिया आता है, जिससे वो अपने रोबोट को कंट्रोल करके उस स्ट्रेंजर को ढूंढने लगता है। और फिर जल्द ही रोबोट की मदद से चार्ली उस स्ट्रेंजर को ढूंढ लेता है, जो सोफे के पीछे छुपा हुआ था। तो चार्ली उस आदमी के सामने रोबोट के लाइट्स ब्लिंक करने लगता है, जिससे उस आदमी को अंदाजा हो जाता है कि रोबोट उसे फॉलो करने के लिए कह रहा है। तो वो आदमी रोबोट को फॉलो करते हुए चार्ली के रूम पहुंच जाता है, जहां चार्ली रोबोट से इशारा करने लगता है, जिसे समझ के वो आदमी एक हिडन प्लेस पे छुप जाता है। और फिर वो आदमी रोबोट को थैंक्स बोलने लगता है। तो ये देख के चार्ली काफी खुश है। वैसे जेम्स और मैरी उस स्ट्रेंजर को ढूंढ के घर से बाहर निकालना चाहते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। पर चार्ली एक स्ट्रेंजर की जान बचाने के लिए अपनी फैमिली की जान को खतरे में डाल रहा है। तो कौन गलत है कौन सही, इसका तो पता नहीं, पर सिचुएशन काफी बिगड़ती जा रही है। वहीं ठग्स का लीडर डोर को नॉक करने लगता है। तो जेम्स सिचुएशन चेक करने चला जाता है, जहां ठग्स का लीडर कहता है कि जल्दी से हमारे शिकार को बाहर भेज दो, वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने हैवी मेटल कटर्स मंगा लिए हैं, जिससे हम गेट्स को कट करके अंदर घुसाएंगे, जिसके बाद तुम्हारी फैमिली का मरना तो तय है। तो इसलिए जल्दी से हमारे शिकार को बाहर भेज दो। तो ये सब सुनकर जेम्स काफी घबरा जाता है। वहीं जब चार्ली अपने रोबोट को चला रहा था, तब उसके सामने जोई आ जाती है, जो रोते हुए बोलती है कि मुझे काफी डर लग रहा है। और ऐसा कहकर जोई चार्ली की सीक्रेट जगह पे छुपने चली जाती है।
पर वहाँ पे तो वो स्ट्रेंजर मौजूद था जो जोई को होस्टेज बना ले पाए। इसके बाद जल्द ही जेम्स भी यहाँ पे आ जाता है। तो वो स्ट्रेंजर जेम्स से कहता है कि अपनी गन को अलग फेंक दो वरना मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो जेम्स कहता है कि आज तुम्हारा मरना तो तय है, चाहे तो बाहर जाके बैड गाइस के हाथों मरो या थोड़ी ही देर में बैड गाइस अंदर आ जाएंगे जो हम सभी को मार देंगे। सो प्लीज मेरी फैमिली को इस समय मत घसीटो। पर तभी मैरी यहाँ पे आ जाती है जिससे उस आदमी का ध्यान भटक जाता है। तो मौका पाके जेम्स उस आदमी को दबोच लेता है और फिर ये लोग उस स्ट्रेंजर को बांध के बाहर ले जाने लगते हैं। पर वो आदमी अभी भी आजाद होने की कोशिश कर रहा था। तो ये लोग उस आदमी के घाव को प्रेस करने लगते हैं जिससे उसे काफी पेन होने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता है और यही हाल स्ट्रेंजर का भी था। दोनों ही लोग अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। पर तभी मैरी की इंसानियत जाग उठती है और वो जेम्स से कहती है कि हम इस आदमी को बैड गाइस के हवाले नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम में और उन लोगों में फर्क ही क्या रहेगा। तो जोई भी जेम्स को हेनरी के डेथ का जिम्मेदार ठहराने लगती है। पर इस फैमिली के सभी लोग ये भूल रहे हैं कि जेम्स तो बस अपनी फैमिली को जिंदा रखना चाहता है। और ऐसा अक्सर होता है कि अपनी भड़ास निकालने के लिए फैमिली मेंबर्स घर के हेड को ही दोषी ठहराते हैं। इसके बाद स्ट्रेंजर जेम्स से कहता है कि तुम अपने बच्चों को बचाओ, मुझे बाहर ले चलो, मैं अब तुम्हारी फैमिली को और खतरे में डालना नहीं चाहता। पर तभी घर के बाहर से आवाज आने लगती है। तो मैरी देखती है कि बैड गाइज ने काफी सारी चेन्स को घर के दरवाजों और खिड़कियों पे लगा दिया है, यानी वो दरवाजों को उखाड़ने वाले हैं। इसके बाद जेम्स चार्ली को अपनी गन देते हुए बोलता है कि तुम बेसमेंट में जाके छुप जाओ और चाहे जो हो जाए बाहर निकल के मत आना, डैडी सब कुछ संभाल लेंगे। पर चार्ली को अभी भी उस स्ट्रेंजर की फिक्र है। तो जेम्स उसे प्रॉमिस करता है कि मैं स्ट्रेंजर को ठग्स के हवाले नहीं करूंगा। इसके बाद जेम्स मैरी को अपनी गन्स देते हुए बोलता है कि ये मेरा प्राइवेट कलेक्शन है जिनका यूज करके हम बैड गाइस का सामना करने वाले हैं। वहीं बैड गाइस का लीडर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि जेम्स तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम और तुम्हारी फैमिली भी हमारे शिकार हैं जिन्हें हम ब्रूटली मारने वाले हैं। इसके बाद बैड गाइस सिक्योरिटी डोर्स को चेन से खींच के उखाड़ देते हैं, यानी अब कत्लेआम चालू होने वाला है। और फिर बैड गाइस गेट्स और विंडो से अंदर आने लगते हैं। वहीं स्ट्रेंजर भी अपने आप को फ्री कराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि घबराहट में जेम्स इसे आजाद करना भूल गया था। वहीं बेसमेंट में चार्ली टॉर्च जला के न जाने किसे ढूंढ रहा था। तो वो नोटिस करता है कि किसी ने बेसमेंट के डोर को ओपन किया है। तो वो काफी डर जाता है। वेल, ये काम एक ठग्गा था जो चार्ली को ढूंढ के उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। पर तभी जेम्स यहाँ आके उसे मार देता है। वहीं मैरी भी न जाने चुपके चुपके किसे ढूंढ रही थी। बेचारे जेम्स की बात को कोई भी नहीं सुन रहा है। उसने इन लोगों से छुपने के लिए कहा था पर सभी 30 मार खान बन रहे हैं। इसी समय जेम्स बैड गाइस को ढूंढ ढूंढ के उन्हें मारने लगता है। पर एक बैड लेडी उस पर एक्स से हमला कर देती है। तो जेम्स उसे अपनी शॉट गन से उड़ा देता है और फिर जल्द ही जेम्स ज्यादातर गुंडों को मार देता है। पर अभी भी बैड गाइस आते ही जा रहे हैं। तभी बैड गाइस का लीडर यहाँ आके जेम्स के चाकू घोंप देता है जिससे जेम्स बैडली इंजर्ड हो जाता है। तो लीडर जेम्स से पूछता है कि एक स्ट्रेंजर के लिए ये टूचियापा करना जरूरी था क्या? अब तुम सभी लोग मारे जाओगे। और फिर वो जेम्स को मरने के लिए छोड़ के यहाँ से चला जाता है। वहीं बाकी बैड गाइस घर की सभी चीजों को तोड़फोड़ करना चालू कर देते हैं। इसी समय चार्ली आराम से सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। तो वो नोटिस करता है कि उनके नेबर्स ने बाहर आके बैड गाइस को मारना चालू कर दिया है। वहीं मैरी को भी एक मैड कपल ने पकड़ लिया है। तो जब बैड लेडी मैरी को मारने वाली थी तो वो नेबर कपल यहाँ आके इन बैड गाइस को भी मार देते हैं जिससे मैरी की जान बच जाती है। तो मैरी बाहर जाके देखती है कि जेम्स बैडली इंजर्ड हो चुका है जो अब किसी भी वक्त मारा जाएगा। तो मैरी उसकी हेल्प करने चली जाती है। पर तभी बैड गाइस का लीडर यहाँ पे लौट आता है जो अब इन्हें शूट करने वाला था। पर तभी जोई यहाँ आके इसे मार देती है जिसके बाद पूरी फैमिली जेम्स के पास आके रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि सभी को एहसास है कि अगर उन्होंने जेम्स की बात मानी होती तो ये सब न होता। और फिर जल्द ही जेम्स मारा जाता है। पर तभी यहाँ पे इनके नेबर्स आ जाते हैं जिन्होंने सभी बैड गाइस का सफाया किया था। तो मैरी इन्हें सच्चे दिल से थैंक्स बोलती है। पर यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है। ये नेबर्स भी जेम्स और उसकी फैमिली को मारना चाहते हैं, स्पेशली मैरी की फ्रेंड ग्रेस और उसका हस्बैंड जो जेम्स की डेड बॉडी को दूसरे रूम में डाल आते हैं। तो ग्रेस कहती है कि जेम्स मर चुका है और अब उसके बच्चों की बारी है, उन्हें भी मरना होगा। इसके बाद ये लोग मैरी और उसकी फैमिली को फोर्सफुली कंट्रोल कर लेते हैं। तो मैरी इनके सामने भीख मांगने लगती है कि प्लीज हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो ग्रेस बताती है कि अमीर और परफेक्ट लोगों से सभी लोग नफरत करते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा पति बहुत पैसे वाला था, साथ ही तुम लोगों की परफेक्ट जोड़ी थी। तो तुम लोगों की ये खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी, पर हम करती भी क्या,
हमारे पास इस नफरत को बाहर निकालने का कोई भी जरिया नहीं था, पर जब आज बैड गाइस ने तुम्हारे घर के गेट्स को तोड़ा तब हमें अच्छा मौका मिल गया। अब हम तुम्हारी पूरी फैमिली को मार के अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं। वेल, इस पागल लेडी का मानना है कि जिससे वो नफरत करती है अगर उसे मार दिया जाए तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो मैरी इनके सामने बेग करने लगती है कि प्लीज मेरे बच्चों को जाने दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। पर ग्रेस कहती है कि बिना तुम्हारे बच्चों के मरे मेरी आत्मा शुद्ध नहीं हो पाएगी, तुम सभी को मेरी खुशियों के खातिर मरना होगा। इसके बाद ये लोग मैरी की फैमिली को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर तभी यहाँ पे वो स्ट्रेंजर आ जाता है जो ग्रेस को हॉस्टेज बना के एक आदमी को मार देता है। साथ ही वो बाकियों से कहता है कि मैरी और उसके बच्चों को आजाद करो। तो बाकी लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद वो स्ट्रेंजर इन बैड नेबर्स को एक लाइन में खड़ा कर देता है। तो ग्रेस कहती है कि अगर हमें मारना ही है तो गोली चला भी दो, इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या है। तो मैरी कहती है कि आज इस घर में बहुत खून खराबा हुआ है और अब और नहीं, हम लोग पर्ज खत्म होने तक ऐसे ही खड़े रहेंगे। इसके बाद जल्द ही सुबह हो जाती है, जहां सुबह 7 बजे पर्ज खत्म होना था। तो मौका पाके ग्रेस मैरी को मारने की फिर से कोशिश करती है, तो मैरी गुस्से में ग्रेस का मुंह तोड़ देती है। वेल, ये लेडी ऐसी सिचुएशन में भी मैरी को मार के अपनी भड़ास निकालना चाहती है, पर तभी पर्ज के एंड होने का सिटी वाइड सायरन बज जाता है। तो मैरी सिर्फ इतना ही कहती है कि मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में शैतानों की कोई भी जगह नहीं है। तो वो स्ट्रेंजर भी यहाँ से जाने लगता है। तो मैरी उसे सच्चे दिल से थैंक्स कहती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।